वाइल्ड लाइफ और फोटो जर्नलिज्म में कनेक्शन क्या है। अब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट आप प्लान करते हो तो आप ये देखते हो कि मेरे पिवटल पॉइंट्स क्या हैं। ये पंछी आता ही सिर्फ बरसात में है, तो मैं क्यों उस बरसात में एक वाइब्रेंट सनराइज ढूंढ रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में निक ब्रांड का काम देखते हो तो उनका काम बहुत ब्यूटीफुल फोटोज का और बहुत आर्टिस्टिक फोटोज। 5 की एलिमेंट्स, ये 5 की एलिमेंट्स हैं क्या कंपोजिशन? अगर आप अपनी फोटो के थ्रू किसी व्यूअर को 3 सेकंड से ज़्यादा अपनी फोटो के साथ रख पाओ, होल्ड कर पाओगे, दैट मीन्स आपकी फोटो में एक हिडन की एलिमेंट है। मैं भी यही फोटो खींचूंगा, मेरे पीछे वाला भी सेम फोटो, उसके पीछे वाला, सब ने वाइल्ड लाइफ में तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं निशांत और स्वागत है आपका वाइल्ड टॉक्स के एक और एडिशन में। आज के जो हमारे फोटोग्राफर हैं बहुत स्पेशल हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं करते। कमाल की चीज़ ये हैं जिनके पास एक मास्टर्स की डिग्री है फोटो जर्नलिज्म की, इनके पास पीएचडी है विजुअल जर्नलिज्म की। 20 से ज़्यादा इनकी एग्जीबिशंस लग चुकी हैं, जिसमें से 6 सोलो थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में, भूटान में, यूरोप के कई देशों में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इंडिया का एक प्रोजेक्ट था इनका जो सुंदरबन में था, सोशल हार्मनी विद द नेचर, जो कि सुंदरबन में था हनी कलेक्टर्स के ऊपर। उसके अलावा लिथुआनिया में इनके 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक है रोमा जिप्सीज पे। रोमा जिप्सीज इंडिया से चल के बहुत सालों पहले लोग गए थे लिथुआनिया, जो कि फॉर्मर यूएसएसआर होता था, उसके अंदर उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि लिथुआनिया में ही है, उसकी डीकमीशन के बाद वो जो शहर था, उस शहर के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट है कि वहाँ पे लाइफ कैसी रही है। तो आज हम इनसे बात करेंगे बेसिकली फोटो जर्नलिज्म के हिसाब से, या जब हम बात करते हैं फोटोग्राफी के हिसाब से, तो फोटो जर्नलिज्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ में कैसे एड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें सीखनी चाहिए। आखिर में बताता हूँ, ये जो फोटोग्राफर हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे सगे छोटे भाई हैं। सो लेट्स वेलकम प्रशांत राणा। आया भाई। लो जी जनाब। भाई, ये है मेरे छोटे भाई प्रशांत राणा। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, मास्टर्स, पीएचडी वगैरह वगैरह, तो मेरे फोटोग्राफी में काफ़ी बड़ा हाथ है इनका। तो भाई शुरू करते हैं हम लोग पहले फोटो जर्नलिज्म से। ठीक। तो फोटो जर्नलिज्म, क्योंकि मतलब फोटो जर्नलिज्म सुनते हैं, होता क्या है? कोई भी जर्नलिस्ट जो फोटोग्राफी को अपना मीडियम बनाता है न्यूज़ या इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, वो फोटो जर्नलिज्म है। तो जैसे आप कह रहे थे कि वाइल्ड लाइफ और फोटो जर्नलिज्म में कनेक्शन क्या है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन इटसेल्फ एक फोटो जर्नलिज्म का पार्ट है। जब आप वाइल्ड लाइफ के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो ऑडियंस को, व्यूअर्स को, मैगजीन्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, तो वो फोटो जर्नलिज्म का ही पार्ट हो जाता है। तो हम जैसे घर पे हम लोग कई बार बातें कर रहे होते हैं, तो एक टर्म यूज होती है हम दोनों के बीच में, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। तो जो मैं जो खींच रहा हूँ घर में, यही बात होती है कि ये जो है ब्यूटीफुल फोटोग्राफ है, ब्यूटीफुल है। बट फोटो जर्नलिज्म के जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया जो होते हैं, उनके ऊपर उतने ज्यादा खरे नहीं उतरते। क्यों नहीं आते वो? रीजन क्या है उसका? क्योंकि जब आप फोटो जर्नलिज्म की बात करते हो तो फोटो जर्नलिज्म का मेन पर्पस है इंफॉर्मेशन को आगे कन्वे करना। जिन लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है उन लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे, और उसमें आप फोटोग्राफी को अपना मीडियम चूज कर रहे हो। आपका गोल फोटो की सुंदरता से ज़्यादा फोटो में क्या इंफॉर्मेशन पैक की गई है चार कॉर्नर्स में, वो आपका गोल बन जाता है। आपका गोल ये नहीं बनता कि ये फोटो सनराइज पे खींची या सनसेट पे खींची। आपका गोल बनता है कि ये फोटो सनराइज पे खींचना क्यों ज़रूरी है और सनसेट पे खींचना क्यों ज़रूरी है। और स्टोरी जो रहती है, जैसे मैंने फोटोग्राफ देखी है बहुत सारी, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि इनकी जो है बुक्स हैं 3 अलग अलग। एक है मॉनसून ओवर द पैसिफिक, एक है रेडियो एक्टिव बटरफ्लाई, और एक और है जो अभी आने वाली है जिसका नाम मुझे नहीं पता,
ठीक है, तो ये खुद ही बता देगा भाई जब नाम पता लगेगा तो वो जो बुक्स मैंने देखी है ना उसमें जैसे मॉनसून ओवर द पैसिफिक है, सारी फोटोग्राफ्स ब्लैक एंड व्हाइट हैं उसमें। हाँ जी। तो वो कॉन्शियस डिसीजन होता है कि सारी फोटोग्राफ्स ब्लैक एंड व्हाइट ही रखनी है, या एक थीम लेके चलते हैं बुक पब्लिश करने से पहले कि हाँ ये इस थीम पे मुझे काम करना, प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक इसी थीम पे चलेगा सारा काम। मॉनसून ओवर द पैसिफिक तो एक प्रोजेक्ट बन गया और बाय चांस बन गया, क्योंकि जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की तो मैंने ढेर सारे फोटोज खींचे और उसमें एक कंसिस्टेंट स्टाइल ब्लैक एंड वाइट की तरफ इंक्लाइंड था। लेकिन जब मैं स्वीडन में था और मैं फोटो जर्नलिज्म जब पढ़ रहा था और मुझे पता चला कि एक फ़ोटो के पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल स्टडी है, और आप अगर उस साइकोलॉजी को अगर आप समझते हो तो फ़ोटो के अंदर जो हिडन कोड में जो मैसेज छुपा हुआ है वो रिवील होता जाता है। तो वहाँ मैंने फिर डिसाइड किया कि एक ऑलरेडी एक कोड मेरी फ़ोटोज़ के अंदर छुपा है जो उस आर्टिस्टिक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में नज़र आ रहा है, एक मेरी बायोग्राफी नज़र आ रही है। तो उसी को मैंने फिर कुछ साल कंटिन्यू करके उसको ब्लैक एंड वाइट में शुरू किया। तो वो एक एक बैकग्राउंड ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन इन जनरल जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो बेसिकली आप सारे एलिमेंट्स पहले से डिसाइड करके जाते हो कि मैं फ़लानी फ़लानी लेंस यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि फ़लानी लेंस इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा कैप्चर करती है, फ़लानी इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस करती है। आप ब्लैक एंड वाइट और कलर का डिसीजन लेते हो, आप कितना कंट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट में या कलर में रखना है इसका डिसीजन लेते हो। आप अपनी टोनिंग का डिसीजन लेते हो कि मैंने किस लेवल पे अपनी फ़ोटो में सैचुरेशन रखनी है, किस लेवल पे किस कलर को ज़्यादा उभार के दिखाना है, क्योंकि हर एक चीज़ आपके व्यूअर के पास एक मैसेज भेजने वाली है, और वो मैसेज आप जितना क्लियरली कन्वे करोगे उतना क्लियरली वो मैसेज रिसीव होगा और उतना क्लियरली आपका व्यूअर आपको समझ पाएगा। तो अब क्योंकि मेरे तो ऑडियंस मैक्सिमम जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाले हैं, हम जब बात कर रहे हैं एक फोटोग्राफ की, एक प्रोजेक्ट की या एक थीम की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, क्योंकि जब प्रोजेक्ट नॉर्मली जो मैंने लोग देखे हैं नॉर्मली जो प्रोजेक्ट करते हैं तो उनके प्रोजेक्ट बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि वो एक थीम है, वो थीम आपको पूरे साल एक जैसी तो नहीं मिलती। वाइल्ड लाइफ में कंट्रोल तो कुछ है नहीं। वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज कह लो या सबसे बड़ा जो इंजॉयमेंट जो मुझे लगता है वो ये है कि आपके कंट्रोल में कैमरा सेटिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके सिर्फ कैमरा सेटिंग है कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में वाइल्ड लाइफ नहीं है, आपके कंट्रोल में एनवायरनमेंट नहीं है, वेदर नहीं है। अप्रोच आपका जो है वो भी जो है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं। जंगल में है, किसी टाइगर रिजर्व में, तो वहाँ पे आप कन्फाइंड है जीप के अंदर, बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। यहाँ जैसे हम बैठे हैं फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत मूव करके इधर उधर बर्ड के आसपास जा सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को, मतलब मैं तो रिस्ट्रिक्शन नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि इंजॉयमेंट है मेरे लिए ये, क्योंकि चैलेंज करता है मेरे को कि मुझे इन सब रिस्ट्रिक्शंस के साथ बेस्ट फोटोग्राफ निकालना है या एक स्टोरी निकालनी है जिसमें कि सामने वाले को पता लगे कि बर्ड के साथ इसके हैबिटेट में इसकी जो बिहेवियर है वो सब कैसे काम करता है। वो पूरे एक बर्ड की लाइफ साइकिल के बारे में जितनी इंडिया में हो रही है, बाहर तो मैं गया नहीं, इंडिया में जो उसकी लाइफ साइकिल चल रही है माइग्रेशन के टाइम पे या जो रेजिडेंट बर्ड है उनके यहाँ पे जो रहते हैं उस टाइम पे, उस सब को एक स्टोरी में अगर कन्वर्ट करके और एक प्रोजेक्ट करना हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं जो हर एक प्रोजेक्ट में होने ही होने चाहिए, जो कि मैंडेटरी है कि इतना तो होगा ही होगा, उसके बाद का फिर बाद की बात है। अब जैसे मेरा जो सुंदरबन का जो प्रोजेक्ट था उसमें वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ इन दोनों का ही पार्ट है। हाँ, वहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत वहाँ ज़्यादा। कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ कोऑर्डिनेशन है। और अब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट आप प्लान करते हो तो आप ये देखते हो कि मेरे पिवटल पॉइंट्स क्या हैं इस स्टोरी में, इस प्रोजेक्ट में। तो जब मैं सुंदरबन गया तो मेरे को पहले से पता था कि वहाँ एक कंसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है वाइल्ड लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में। वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ जो टाइगर डेंसिटी है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और वही टाइगर्स जो हैं, सिर्फ उसी इलाके में टाइगर्स बाय नेचर मैन ईटर हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेरेन है वो उनको
इजीली हंट करने के लिए, इजीली शिकार करने के लिए कन्वीनियंट कन्वीनियंट है, है, आसान नहीं है। प्रोवोक तो करती है उनको कि जो मिले उसे खा लो। बिल्कुल, तो इंसान जो है वो सबसे आसान शिकार है। अब ऐसे में मेरे पास ऑलरेडी 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहली चीज़, ह्यूमन लाइफ और वाइल्ड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, टरेन मुश्किल है, और वहाँ का कल्चर ह्यूमन लाइफ और वाइल्ड लाइफ में कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है। अब इन 3 पॉइंट्स पे मैं पहले घर में ही बैठ के इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि किस-किस तरह का काम पहले ऑलरेडी हो चुका है, और उसमें फिर मैं देखूँगा कि इसमें से विजुअल क्या है, क्योंकि फोटोग्राफी इज़ ऑल विजुअल। आप बिना विजुअल एलिमेंट के फ़ोटो खींच नहीं सकते। तो जब आप ये देखते हो कि इसमें से ये विजुअल है, जैसे मैंने वहाँ देखा कि यार जो जो सुंदरी, उसकी जो रूट्स हैं, जो मैंग्रोव्स की, वो बाहर निकल के आ रही हैं, और उस वजह से भागना मुश्किल हो जाता है टाइगर के लिए। तो उस प्रोजेक्ट में, वाइल्ड लाइफ में, उसकी अच्छी फ़ोटो खींचना मेरे कंट्रोल में आ गया। ऐसे ही जब आप किसी बर्ड का प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो इस बर्ड की मुझे लाइफ दिखानी है, वो बर्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके लैंड करता है इंडिया में, वो बर्ड वहाँ नहीं भी है तो वो पॉइंट वहीं है। आप उस पॉइंट को अगर एज अ कैरेक्टर मान लेते हो, तो आप फिर उस पॉइंट की जो बेस्ट डिटेल्स हैं, जिनकी वजह से वो बर्ड वहाँ आता है, आप उस पर फोकस करके वो एक स्टोरी का पार्ट बना। फिर बर्ड आया, अब उस बर्ड की वहाँ पे क्या लाइफस्टाइल है, वो एक आपकी स्टोरी का पार्ट बना। उस लाइफस्टाइल में आप देखते हो उसका रूटीन क्या है डे से नाइट तक, फिर आप उस हिसाब से अपना शूट प्लान करते हो। फिर जब वो बर्ड वहाँ से चला गया, आप आपकी स्टोरी के ऊपर है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर आप ये डिसाइड करते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी अंडरस्टैंडिंग पे, जो भी है। तो इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसको गुड फोटो बोलोगे, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है तब तक शायद वो कलर, सनराइज, सनसेट, ब्लू आवर, गोल्डन आवर, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि आप कहते हो यार यहाँ मुझे वाइब्रेंट कलर की जगह कलर्स ही मुझे थोड़े से फ्लैट और डल दिखाने हैं, क्योंकि ये डल जो कलर्स हैं यही मेरी इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे कर रहे हैं। ये पंछी आता ही सिर्फ बरसात में है, तो मैं क्यों उस बरसात में एक वाइब्रेंट सनराइज ढूंढ रहा हूँ, जबकि पंछी के लिए वो सनराइज मोटिवेशन नहीं है। मतलब अगर जो मुझे समझ में आता है इस वाली बातचीत से जो समझ में आया ना, वो ये है कि हम जो फोटोग्राफ जनरली, जो मोस्टली जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हम लोग जो ले रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो हम लोग एमेचर या बिगनर लेवल पे जो हैं, हम जो ले रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं एलिमेंट्स जो कि फोटोग्राफी के लिए करेक्ट है। अच्छी लाइट, अच्छी पर्च, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी सराउंडिंग, जो कि ज़रूरी है फॉर ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। बिल्कुल। लेकिन जब आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे, तो आपको काम करना है बेसिकली उन सारे एलिमेंट्स पे जो कि हो सकता है कि विजुअली प्लीजिंग ना हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो एक स्टोरी को कन्वे करने के लिए। बिल्कुल। तो वो जो एक, मतलब एक मौके पे हमें एक पर्च पे मिल गया बर्ड, हमने ले लिया और बैकग्राउंड पूरा ब्लर मिला, मतलब ये मेरी सोच है इसमें, जो मुझे समझ में आ रहा है कि पीछे बहुत प्यारा सा ब्लर बैकग्राउंड, आगे एक पर्च के ऊपर बर्ड, और हमने उसका फोटो ले लिया, वो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ है। लेकिन अगर वो बर्ड जो है वो पर्च पे बैठता ही नहीं है, नॉर्मली वो बैठता ही झाड़ी के अंदर है, उस टाइम पे जो स्टोरी टेलिंग फोटोग्राफ होगा वो होगा जब वो बर्ड झाड़ी के अंदर है, या उस झाड़ी के सराउंडिंग में, उसके एनवायरनमेंट में वो है। इन मोस्ट केसेस हाँ। जो मैं कहना चाहता हूँ, आप जब फील्ड में हो तो आप अपने आप को सेंसर मत करो। आपको जहाँ अच्छा फोटो मिले, जैसा फोटो मिले, जो जो सिचुएशन आपको कॉल कर रही है, आप फोटो खींचो, लेते जाओ, लेकिन लेते प्रोजेक्ट जाओ। वाइज हाँ, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से वो फोटोग्राफ्स अलग। बिल्कुल। जब आप उसको, जैसे हम फोटो जर्नलिज्म में जिसको हम एडिट बोलते हैं, वो एडिट फोटो को एडिट करना नहीं है, वो फोटोज का सिलेक्शन है कि कौन सी फोटो किस फोटो के साथ बेटर मैच कर रही है और स्टोरी कन्वे कर रही है। तो जब आप वो वाला एडिट करते हो, तब आप किस फोटो को सेलेक्ट कर रहे हो, किस फोटो के कॉम्बिनेशन में, वहाँ आपकी स्टोरी रिवील होती है।
पहली फोटो से लेके आखिरी फोटो तक बिल्कुल हर एक फोटो में उस स्टोरी के एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो आपको स्टोरी मतलब बोल के ना बतानी पड़े, वो नरेट करती जाए अपने आप ही। बिल्कुल, इसीलिए उनको फोटो एसेज बोलते हैं कि वो फोटोग्राफी में ऐसे लिख दिया पूरा। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में निक ब्रांड का काम देखते हो, तो उनका काम बहुत ब्यूटीफुल फोटोज का और बहुत आर्टिस्टिक फोटोज का है। लेकिन जब वो बुक पब्लिश करते हैं तो वो सारी फोटोज सीक्वेंस में एक स्टोरी बोलती है। वो सारी फोटोज आपको जिस भी एनिमल, जिस भी वाइल्ड लाइफ को वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, उसके बारे में एक की इंफॉर्मेशन रिवील करते हुए जाती है। हालांकि स्टाइल बड़ा आर्टिस्टिक है। तो हमें जो है, जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब हम किसी स्टोरी को कवर करते हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ हो चाहे किसी भी तरह की हो, पहली बात ये होती है कि अपना खुद का स्टाइल क्लियर हो कि भाई मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं जो है वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स में ज़्यादा एक्सेल कर पाता हूँ मैं, या मैं टाइगर का बिहेवियर ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, या मैं एनवायरमेंटलिज्म की तरफ ज़्यादा हूँ और मुझे बर्ड और टाइगर और एलिफेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एनवायरमेंटल का एंगल ज़्यादा देना है। तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन गई। अब उस स्ट्रेंथ में किस तरह की लेंस आपका नरेशन कन्वे करती है, उस लेंस के थ्रू किस तरह की कॉम्पोजिशन, क्योंकि कॉम्पोजिशन में भी एक होती है स्कल्पचर टाइप कॉम्पोजिशन। ये भी हम कंपोजिशन पे आएंगे। अच्छा। ठीक है, इससे पहले अभी मतलब बातचीत में 2 बार बोल दिया कि लेंस, किस तरह की लेंस, लेंस कैसे मैटर करती है? लेंस ऐसे मैटर करती है कि आप जब एक वाइल्ड एंगल लेंस यूज कर रहे हो तो आपने एनवायरनमेंट को भी उतना इंक्लूड किया जितना सब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल, आप एक बर्ड की फोटो खींचना चाहते हो, वो बर्ड एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की वजह से आपके रीजन में आया है, जिस भी रीजन में आप हो। अब वो एनवायरनमेंट उस बर्ड का की एलिमेंट है। आप उस बर्ड को उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के एक बड़ा क्लोजअप शॉट ले लोगे, तो उस क्लोजअप शॉट से ये नहीं पता चलता कि ये फोटो इंडिया के स्वैम्प्स में खींचा गया है या ये फोटो स्वीडन के किसी जंगल में जहाँ पर पाइन ट्रीज और ग्लेशियल ज्योग्राफी है वहाँ खींचा गया है। आपने उस बर्ड को जो है एक तरह से विजुअली उसकी सराउंडिंग से निकाल के चिड़ियाघर में डाल दिया। वो एक विजुअल चिड़ियाघर बन गया। आपने उसको डाल तो दिया लेकिन वो वहाँ अपने नेचुरल उसमें नहीं है। तो वहाँ पर आप वाइड एंगल को चूज करो या नैरो को चूज करो, वो आपका नरेशन है, आप क्या नरेट करना चाहते हो। जो पर्सपेक्टिव दिमाग में है उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेंस होगी, बिल्कुल और उसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से फोटोग्राफ लिए जाएंगे, ताकि वो चीजें, बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव, आपकी फोटोग्राफ्स, और वो जो सीरीज बनेगी फोटोग्राफ्स की, जो ऐसे जो बनेगा, वो आपस में तीनों चीजें मैच कर रही हो। बिल्कुल। ग्रेट। अब आते हैं, क्योंकि घर पे तो हमारे डिस्कशन होते रहते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, अब आते हैं थोड़ा सा कंपोजिशन पे। कंपोजिशन, फोटो जर्नलिज्म की जो कंपोजिशन है, या जो मतलब जो मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं इंडिया में भी या बाहर भी, उनकी बुक्स जो देखी है, उनके फोटोग्राफ्स जो हैं वाइल्ड लाइफ के, वो काफ़ी अलग होते हैं किसी भी एक बिगिनर के, एमेचर के फोटोग्राफ से, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस अलग है। तो कंपोजिशन के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या दिमाग में रखना होता है कंपोज करते हुए एक फोटोग्राफ को, क्योंकि कई बार तो होता है वाइल्ड लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है तो आप बाद में क्रॉप ही कर रहे होते हैं, तो क्रॉप करते हुए भी क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, या फोटोग्राफ लेते हुए क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कंपोजिशन के ऊपर थोड़ा सा, मतलब जो पढ़ा लिखा होगा पीएचडी में और मास्टर्स में, क्या सिखाया जाता है वहाँ पे? अब मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है यूरोपियन कंट्रीज में प्रोजेक्ट करके और पढ़ाई करके, और इंडिया में ऑल साथ में काम करके फोटोग्राफी में, हम यहाँ पे लैंग्वेज कैमरे में देख के बोलेंगे थोड़ा सा। ओके। यार ऑडियंस तो बेचारे हेलो। सोच रहे होंगे यार ये तो आपस में लगे हुए दोनों। हम यहाँ पे जो है एक जिस तरह से लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज डेवलप्ड कंट्रीज में अलग तरह से यूज़ होती है, क्योंकि कैमरा टेक्नोलॉजी वहाँ से निकल के आई है, तो उन्होंने एक अलग तरह की लैंग्वेज डेवलप की। लेकिन हम इंडिया में इतने ज़्यादा मल्टीकल्चरल हैं कि हमने एक अपनी ही एक अलग विजुअल डायलेक्ट डेवलप किया हुआ है। मैंने एक फोटोग्राफी कोर्स थोड़े दिन पहले ऑनलाइन लॉन्च किया है, उसमें मैंने इसको थोड़ा सा अपने इंडियन स्टाइल में ढालने की कोशिश की है। क्योंकि जब एक
वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में कॉम्पोजिशन बोली जा रही है तो वो बोल रहे हैं सब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रूल ऑफ थर्ड्स वो और जो रूल ऑफ गोल्डन रूल और थर्ड वो और सब, हाँ वो सब जो होता है। गोल्डन स्पाइरल फलाना ढमका जो है ना, वो उन्होंने अपने हिसाब से एक पोजीशनिंग सेट की है, क्योंकि उनका जो क्लाइमेट है वो अलग रहा है। उस क्लाइमेट में हमारे जितने कलर्स नहीं है जितने हमारे पास कलर्स हैं, उस कल्चर में हमारे जितनी वाइब्रेंस नहीं है। हमारा जो कल्चर है इंडिया का, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर हम लोग 20,000 साल से विजुअल रहे हैं। हम लोगों ने कलर्स को अलग तरह से समझा, हम लोगों ने प्लेसमेंट को अलग तरह से समझा, हम लोगों ने फॉर्म्स को अलग तरह से समझा। तो एक इंडियन ब्रेन के लिए अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से कॉम्पोजिशन जो है वो ऑल की 5 एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी, इनका सही बैलेंस कॉम्पोजिशन है। जैसे खाना बनाते हुए कितना नमक, कितनी हल्दी, कितनी मिर्च, कितना ये सारा, और कितने आलू में, कितनी गोभी में, कितना पान, ये सारा मिलके एक कॉम्पोजिशन बनी है। क्योंकि आप ज्यादा डाल दोगे तो वो सब्जी खराब हो सब्जी जाएगी। खराब हो जाएगी नमक ज्यादा। तो मतलब फोटो भी वैसे ही। ये जो मतलब एक तो है कि खिचड़ी बनाना, हाँ, उसमें भी आर्ट लगता है, हर एक की उसमें भी खिचड़ी अच्छी नहीं बनती। बिल्कुल। तो हम जो खिचड़ी बनाएंगे वो मतलब बात हुई ना 5 की एलिमेंट्स, ये 5 की एलिमेंट्स हैं क्या कंपोजिशन के? तो फॉर एग्जांपल 5 की एलिमेंट्स हैं आपके कलर्स या ब्लैक एंड वाइट, जो भी आप चूज कर रहे हो उसमें फिर आप उसको सब डिवाइड कर सकते हो, कितनी सैचुरेशन, कितने कंट्रास्ट पे। ठीक है। लाइट, जो कि बेसिक एलिमेंट है फोटो का फोटोग्राफी का। मतलब भी लाइट है। हाँ, लाइट, कलर्स और ब्लैक एंड वाइट। आपका फॉर्म्स, शेप्स, टेक्सचर, ये आपकी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन और आपकी इमोशनल इंफॉर्मेशन। यूजुअली जब लोग पढ़ाते हैं तो वो सिंबॉलिक और इमोशनल इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ना छुपा जाते हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप फर्क देखोगे एक आइकॉनिक फोटोग्राफर में और वो लोग जो अपने आप का अमेच्योर बोलते हैं, हालांकि अमेच्योर फोटोग्राफर्स कई बार ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींचते हैं क्योंकि वो पूरा इमोशन डाल रहे होते हैं उसमें। बेसिक फ़र्क ही ये है कि एक आइकॉनिक फ़ोटो में लाइट, शेप्स और कलर्स के साथ साथ सिंबोलिज्म छुपा होता है और इमोशनल इंफॉर्मेशन छुपी होती है, जो बेसिकली व्यूअर्स के सबकॉन्शियस को अप्रोच करती है। अब जहाँ तक कलर्स की या ब्लैक एंड व्हाइट की बात है, वो आई थिंक समझ में आता है, ठीक है, कि कलर्स क्यों ज़रूरी हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक बहुत कलरफुल बर्ड है या कोई एनिमल है, उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाओगे तो शायद वो वाली बात ना आए। मैं टाइगर की बात नहीं कर रहा या मैं एलिफेंट्स की बात नहीं कर रहा, दे लुक अमेजिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरी चीज़ है कि हम आते हैं शेप्स पे। शेप्स मतलब शेप्स का क्या रोल है इसके अंदर? हम लोग जब घर पे मतलब समझाने की कोशिश करी थी, मुझे याद है 1-2 बार, तो उस टाइम मेरी तो समझ में आया। तो मैं थोड़ा बहुत ना उस शेप्स वाला एलिमेंट होता है मेरी फोटोग्राफ्स में, कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ, क्रॉस वाला, ट्रायंगल और वो सब कहीं ना कहीं रखता हूँ उसको दिमाग में। होता क्या है जस्ट फॉर द ऑडियंस, शेप्स क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं? जब हम शेप्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो ये है कि लाइंस आंखों को लीड करती हैं जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है। ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि जब लाइंस आपकी फोटोज में आ रही हैं तो लाइंस साथ ही साथ इमोशन ऑफ ट्रैवल को भी सबकॉन्शियस को अप्रोच करती है, ये भी कन्वे करती है। ठीक है। ऐसे ही क्रॉस जो है वो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है सबकॉन्शियस के थ्रू। आपके फोटो में अगर कोई क्रॉस की शेप आ रही है, अब वो शेप चाहे प्योरली ज्योमेट्रिकल है, दो डंडियां क्रॉस में पड़ी हैं, या वो एक ऑर्गेनिक शेप है कि आप पगडंडी ऐसे आपस में क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, या वो एक इम्प्लाइड शेप है कि आपका जस्ट सब्जेक्ट से इस पोजीशन में लाइंड अप है कि वो एक क्रॉस की सेंसेशन दे रहे हैं, हालांकि कोई क्रॉस नहीं करता। वो हमारे जैसे लोगों के लिए, स्पेशली हमारे जो ईस्टर्न कल्चर्स जो हैं, इसमें एक क्रॉस रोड या डिसीजन मेकिंग या डेंजर ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन वो सेम चीज़ जब आप किसी यूरोपियन या क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में डालोगे
तो उनके लिए वो शेप जो है ना वो रिलीजियस भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम सर्कल को देखें तो हमने ऑटोमेटिकली सर्कल को हजारों सालों से एसोसिएट किया है टाइम के साथ। हमारे यहाँ टाइम सिक्लिकल है, वेस्टर्न कल्चर्स में टाइम लीनियर है। तो हमारा सबकॉन्शियस अगर आपकी फोटो में कहीं पे भी एक सर्कल किसी भी तरह से अपीयर हो पा रहा है तो हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये कुछ कुछ शेप्स होती हैं, वो कुछ शेप्स सिंबल्स वो यूनिवर्सल हैं। सर्कल हुआ, ट्रायंगल हुआ, आपकी लाइंस हुई, ये बड़े यूनिवर्सल शेप्स हैं। हम बचपन जब हम हमारे पूर्वज जब जंगलों में रहते थे तो वो जो सर्कल था वो केव की एंट्री हो जाती थी, ठीक है, उस वो चांद हो जाता था। तो जब आपकी फोटोज में ये शेप्स अपीयर होती हैं तो आपकी फोटो व्यूअर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, अपीलिंग, वो बाय नेचर अपीलिंग हो जाती है, बाय नेचर अपीलिंग हो जाती है। वो व्यूअर का सबकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली दिमाग ये कहता है कि यार इस फोटो में तो है एक पंछी, ये पंछी भी कोई इतना खास नहीं है, मैं रोज देख लेता हूँ छत पे, लेकिन ये फोटो क्यों अच्छी लग रही है मुझे। और मैं उसको बोलता हूँ एक 3 सेकंड टू 5 सेकंड रूल। अगर आप अपनी फोटो के थ्रू किसी व्यूअर को 3 सेकंड से ज्यादा अपनी फोटो के साथ रख पाओ, होल्ड कर पाओ अगर, दैट मीन्स आपकी फोटो में एक हिडन की एलिमेंट है जो उनके सबकॉन्शियस को परेशान कर रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये फोटो मुझे क्यों अच्छी लग रही है, लेकिन अच्छी लग रही है। ये वही वाली होगी जैसे एग्जीबिशन में होता है, नॉर्मली बंदा जाता है एग्जीबिशन में तो आप क्या करते हो अपना, मतलब ये मेरे साथ भी हुआ बहुत बार, एग्जीबिशन में देख रहे हैं, चल रहे हैं और एकदम से एक फोटो आएगी, आप खड़े हो जाओगे, यार ये कुछ खास लग रही है, ये क्यों इतनी बढ़िया है। बिल्कुल, तो ये हमें नहीं पता लेकिन सबकॉन्शियस पे काम कर रहा है। ये सब कौन हम ये फोटो पर साइकोलॉजी का ज्यादा बड़ा मैटर है ये फोटोग्राफी से। बिल्कुल तो फोटोग्राफ कौन सी अच्छी होगी, कौन सी बुरी लगेगी, किसको क्यों अच्छी लग रही है, हर बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो हो सकता है जिसको अच्छी लगी उससे अगला बंदा आएगा उसको बहुत बुरी भी लग सकती है वो। हर फोटो में एक्चुअली हम 3 एलिमेंट डालते हैं, चाहे ना चाहे। कोई भी फोटोग्राफर, आपने मोबाइल से भी एक कैजुअल फोटो खींची है, हर फोटो में 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट है एवरी फोटो इज योर सेल्फ पोर्ट्रेट। आप जितनी भी फोटोज खींच लो वो सब फोटोग्राफर की सेल्फ पोर्ट्रेट हैं। वो ऑन सर्टेन लेवल किसी न किसी तरह से उस फोटोग्राफर की प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर थॉट्स को शो कर रही है वो फोटो। सेकेंडली, उस फोटो में जो इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई है वो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ है जो आपने फोटो खींची है। थर्ड, हर व्यूअर जो उस फोटो को देखने आ रहा है वो उसे अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सपीरियंस, अपनी कल्चरल कंडीशनिंग, अपनी मीडिया कंडीशनिंग के फिल्टर के थ्रू देख रहा है, अपने पर्सपेक्टिव को अप्लाई करेगा वो वहां पे। बिल्कुल। आपकी फोटो जैसे ही आपने व्यूअर्स के सामने बाजार में डाल दी, अब वो आपकी फोटो सिर्फ आपकी नहीं रही, वो फोटो व्यूअर की भी उतनी है जितनी आपकी। हर बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस फोटो के लिए डिफरेंट होगा। बिल्कुल, और वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही जज करेगा। बिल्कुल। ऐसे बहुत से लोग होंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक किसी भी प्रेडेटरी बर्ड की, चील की, गिद्ध की फोटो उसके शिकार को खाते हुए दिखाई। एक व्यूअर है जिसने कभी अपने किसी प्यारे को किसी एक्सीडेंट में खोया है। अब वो व्यूअर जब उस गिद्ध को, उस शिकार को खाते हुए देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा वाह यार क्या नेचर अपने प्राइम पे नजर आ रहा है। अपने मतलब बिल्कुल रॉ नेचर देख रहा है। बिल्कुल लाइफ जो है वो अपने, वो ये देखेगा और कहेगा उफ। हाँ तो घर पे तो रोज होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि तो हमारे घर पे तो रोज होता है क्योंकि उन्होंने ये चीज अपने अपने उस एक्सपीरियंस से जोड़ी है। उन्हें भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। हमारे घर में 2 लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, एक मेरी मदर और दूसरी मेरी वाइफ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं खाना खाने बैठूंगा, नॉर्मली टीवी नहीं देखता हूँ मैं, लेकिन अगर मैं टीवी के आसपास बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ तो डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लैनेट वगैरह वही लगेगा। और वहां पे जैसे ही कोई टाइगर किसी को खा रहा है या कोई स्नेक किसी को खा रहा है तो सबसे पहले क्या देख रहा है, तो इसे बदल लेना है, यही मरते बदल इसे फटाफट। वो इसीलिए तो
वो फर्क है, हमें फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो लोग जो घर में हैं जो नॉनवेज बिल्कुल। नहीं खाते उनके लिए वो थोड़ा सा बिल्कुल। ऑकवर्ड है। और वो इन जनरल आप इंडियन सोसाइटी पे अप्लाई कर सकते हो, इन जनरल। इसी यही वजह है कि हमारे इंडिया में, इंडिया से जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या डॉक्यूमेंटेरियंस जो निकले हैं, उनको जो अवार्ड्स मिलते हैं मोस्टली सुंदर फोटोज पे मिलते हैं। वो क्योंकि पब्लिक, हम यहाँ पे फिर एक साइकोलॉजिकल पार्ट आता है। कंजम्पशन, थॉट कंजम्पशन नहीं, प्रोसेस वो वैसा है, आपको कंजम्पशन वही है। आपको अप्रिसिएशन जिस पे मिलती है, आप उसी को करने के लिए मोटिवेट होते हो। ये चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके बुजुर्गों तक ये अप्लाई होता है। हम्म। तो जब आपको अप्रिशिएट आपके व्यूअर्स आपकी एक ब्यूटीफुल फोटो पे करेंगे, ना कि ट्रू पे, ब्यूटीफुल पे, तो आप भी मोटिवेट हो गए, यार यही वाली फोटोज हाँ, रिपीट तो की जाए। अगला अगला भी ब्यूटीफुल फोटो होगा, उस पे भी मिलेगी बिल्कुल। प्रेज। तो मतलब बेसिकली वही है, जैसे इंस्टाग्राम का ट्रेंड सिस्टम है। बिल्कुल। एक बंदा आता है, वो कोई चलता है, वो फिर 50 लोग उसी ट्रेंड पे फिर अपनी रील बनाते हैं, या फिर एक स्टाइल पॉपुलर हो जाता है। जैसे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा फोटोग्राफ्स का, या फेसबुक पे एक पर्टिकुलर वो आजकल चल रहा है, डार्क कॉन्ट्रास्ट और पीछे शानदार वाला बोके, तो वो चल रहा है, तो सभी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फर्क है दोनों चीजों में। आप क्या ब्यूटीफुल फोटो ले रहे हो, या फिर आप ट्रू फोटो ले रहे हो कंपोजिशनली, बिल्कुल। और उस हिसाब से। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन मेरे ख्याल में यही है, इससे ज्यादा कुछ है इसमें additional? कॉम्पोजिशन इन पांचों एलिमेंट्स के बैलेंस है। आपके फोटो में अगर इन पांच में से तीन एलिमेंट हैं, तो वो फोटो व्यूअर को अट्रैक्ट करेगी। अगर इन पांच में से चार एलिमेंट हैं, तो वो फोटो व्यूअर को, सबकॉन्शियस को अपील करेगी। अगर पांचों एलिमेंट हैं, तो वो फोटो जो है वो एक आइकॉनिक फोटो बन जाएगी। वो व्यूअर उसको पलट के आके देखेगा, और वो आगे जाके उसकी सिंबोलॉजी में, उसके एक्सपीरियंस में फोटो शामिल हो जाएगी। इस वाले टॉपिक को खत्म करने से पहले एक सवाल है। हम्म। 5 एलिमेंट है, 5 में से 2 जो है ना, हम्म। वो सबकॉन्शियस के हैं। हाँ जी। तो वो 2 एलिमेंट जो हैं, आप जब अपने फोटोग्राफ में कॉन्शियसली कैसे लेके आ सकते हो? आप अपने प्रैक्टिस है, या फिर थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है क्या? मतलब एक ब्रीफ इसके ऊपर थोड़ा सा। आपको समहाउ अपने खुद के साथ ट्रूथफुल होना पड़ता है। हम एज इन जनरल, हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी दाढ़ी का शहतीर नहीं देखना चाहते, हम्म। हमें दूसरे की दाढ़ी का तिनका नजर आता वो जिनको शहतीर नहीं पता, पुराने जमानों में ना घर में ऊपर बड़ी सी एक बीम होती थी लकड़ी की, जिसके ऊपर पूरे घर की छत टिकती थी, है। वो हाँ, शहतीर होता है। तो हम वो नहीं देखना चाहते। जब तक हम वो नहीं देखेंगे, हम अपने फोटो को, इसको आसान भाषा में अगर एक्सप्लेन करें, फोटो एक इमेज है, लेकिन हर फोटोग्राफर ने अपनी खुद की भी एक इमेज बिल्ड की हुई है अपने अंदर, और वो चाहता है कि वही इमेज फोटो में रिप्रेजेंट हो, जो भी उसका बेस्ट है। अब उस बेस्ट के को जब आप प्रेजेंट करते हो, तो व्यूअर्स को कुछ भी अलग नहीं नजर आ रहा, उन्हें वही नजर आ रहा है जो आप किसी पार्टी में जा रहे हो सूट बूट पहन के। लेकिन आपकी सच्चाई ये है कि आप संडे के दिन नहाते नहीं हो, दाढ़ी नहीं बनाते हो। आपकी सच्चाई ये है, ट्रूथ आपका ये। यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। हाँ, आप अपने पजामा में कंफर्टेबल हो, लेकिन आप दुनिया के सामने जो है वो गुच्ची की, लिवाइस की जीन्स पहन के एक जाना एक चाहते दिन के लिए पहन के जानी पड़ती है। हो, जानी पड़ रही है। तो आप क्या कर रहे हो, फोटो में भी अगर वही चीज प्रेजेंट कर रहे हो, तो बात नहीं बनेगी, नहीं क्योंकि बनेगी। व्यूअर जो है ना, वो भी आपके फोटो को अपने इमोशनल कंफर्ट में देखना चाह रहा है। मतलब सुपरफिशियलिटी जो है, अगर फोटोग्राफ्स में वो कहीं नजर आएगी और बंदा कनेक्ट नहीं कर पाएगा उसके बिल्कुल। साथ में, तो वो फोटो वन टाइम हो सकता है कि पसंद आ जाए, बिल्कुल। लेकिन लॉन्गर रन में, मतलब इसका मैं कैसे कहूँ कि कुछ गाने होते हैं जो आप आज सुनते हो और अगले दिन भूल जाते हो, और बिल्कुल। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप सारी इसका उम्र गाते रहते हो। इसका 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 बेस्ट एग्जांपल म्यूजिक है, क्योंकि म्यूजिक में भी कंपोजिशन है। तो वो गाने जो आज से 50 साल पहले सैड सॉन्ग्स लिखे गए हैं, सैडनेस इज द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट। हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल तब होते हैं हाँ, जब हम सैड जब होते हैं। दुखी हैं बस। तो वो किशोर कुमार का घुंघरू की तरह, वो आज भी वो आज भी, लोग जो है, जब ब्रेकअप होता है तो लोग, लड़के वो हाँ, गाना गा रहे होते हैं। आज भी उससे ना कनेक्ट हो पाता है हाँ। कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे वाली सिचुएशन दिखा रहा है, बता रहा है। हाँ, वो रीजन ये है कि वहां पर किशोर कुमार ने अपने उस पार्ट को रिवील किया है, उस लिरिक्स के साथ कनेक्ट करके।
सेम फोटोग्राफी में कि जब आप ये कह रहे हो, मैं वाइल्ड लाइफ से इसको जोड़ूँ, अगर आप ये कह रहे हो कि यार मुझे जो है ये शो करना है कि ये बर्ड एंडेंजर्ड है, इस बर्ड का इलाका दूसरे स्पीशीज ने या इंसानों ने इंक्रोच किया हुआ है, अब उसमें आपको अपना वो पार्ट जो आपको फील होता है कि आपकी सराउंडिंग जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं कर रही आपको, सर्वाइव, जब तक आप उसको नहीं जोड़ोगे उसके साथ, वो फील नहीं आएगा, तब तक फोटो में भी वो कन्वे नहीं होगा। तो भैया यहाँ तक तो हो गया कंपोजिशन वाला। अब थोड़ा सा ना मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि भाई साहब ने पढ़ते पढ़ते एक किया कमाल। इन्होंने क्या किया, एक गेम बना दिया। तो गेम का नाम है एक्सपोज्ड। ताश खेलते हैं हम लोग सब, ताश की तरह गेम है। और ये बेसिकली जो गेम बना था उसका प्राइम रीजन यही था कि आप फोटोग्राफी कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। आपके जो एलिमेंट्स वाली बात है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करी के एलिमेंट्स होते हैं, 5 की एलिमेंट्स हैं कंपोजिशन के अंदर, आपका कलर है, आपका एंगल्स हैं, आपका लाइंस हैं, शेप्स हैं, वो सारी चीज़ें उस गेम के अंदर हैं। तो इनका पेटेंटेड गेम है। वो है क्या जेब में? वो गाड़ी में रखा है, बैग में, लेकिन तो अभी छोटा सा कट मारता हूँ मैं, ठीक है, उठा के लाते हैं फिर वापस आते हैं। जब तक ये फोटो देखिए आप। हम आ गए वापस। तो हम बात कर रहे थे इसकी, एक्सपोज्ड। किताब का गेम नहीं है, गेम ये है। खोलते हैं इसे। तो भाई कितने ताश हैं ये 109 कार्ड्स का गेम है। इस तो 109 में 3 लेवल हैं, एक है बिगिनर लेवल, एक फिर आपका इंटरमीडिएट, और फिर बाद में प्रोफेशनल एलिमेंट्स भी साथ में इसमें। तो अगर इसकी हिस्ट्री में बताऊं तो इसकी हिस्ट्री है कोरोना वायरस का क्राइसिस, और लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी ना होना कि वो कहीं इंडोर किसी कैफ़े में मिल पाए या किसी लाइब्रेरी में जाके बैठ जाएं, और घर में बच्चों का ज़्यादा टाइम तक रहना, और माँ बाप को ये पता ना होना कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाए। अब स्कूल में जब निकल जाते थे तो टाइम पास हो जाता था, सुकून सुकून है अब वो। उन्हें ये नहीं पता कि इन बच्चों की जो एनर्जी है उसको कहाँ लगाया जाए। तो इस दौरान मैंने जो है ये गेम डेवलप किया, और मालागा स्पेन में मालागा फोटोग्राफी क्लब जो है उसकी शुरुआत की, और हम लोग हर वीकेंड पे ये गेम खेलते थे, बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल का, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते थे वो फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे हैं या उनके पास बिगिनर्स कैमराज हैं। और शुरुआत में वो लोग फिर मुझसे सवाल पूछते रहते थे कि ये फ़ोटो कैसे खींची जाए, वो फ़ोटो कैसे खींची जाए, या उनका आपस में कंपटीशन रहता था कि हम फलानी जगह गए हैं और अरे वाह यार ये जहाज समंदर में अच्छा लग रहा है, मैं भी यही फ़ोटो खींचूंगा, मेरे पीछे वाला भी सेम फ़ोटो, उसके पीछे वाला, सब ने सेम वाइल्ड फ़ोटो लाइफ में खींची। तो बहुत बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक तो ग्रुप में चलते हैं हम लोग। अ, जैसे इंडिया का माहौल पता ही है सभी को। तो आप रूरल एरियाज में, जैसे भी हम बैठे हुए हैं चंदू में, तो यहाँ पे भी ठीक है, हरियाणा है तो ज़्यादा सेफ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूपी की साइड चले जाओ, या आप थोड़ा सा और बाहर लोकल बिल्कुल रीजनल जो रूरल एरियाज हैं वहाँ चले जाओ, तो पहले तो लोगों ने देखा नहीं होता कि भाई ये इतनी बड़ी लेंस और कैमरा लेके घूम रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है। तो एक तो वो, तो वैसे ही लोग जो है इंटरेक्शन के लिए आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपने गियर की सेफ्टी के लिए जनरली 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग इकट्ठे जाते हैं। तो उसमें होता यही है कि 4 लोग हैं और चारों लोग एक ही टाइम पे एक ही तरह की फोटो खींच रहे हैं। हो सकता है कि सेटिंग्स में थोड़ा फर्क हो, मैं 1/1600 की शटर स्पीड पे हूँ, दूसरा बंदा 2000 पे है, तीसरा बंदा 4000 पे है। मैं अपर्चर वैल्यू 5.6 ले रहा हूँ, कोई 9 ले रहा है, कोई 8 ले रहा है, कोई 11 ले रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रास्ट में, क्लैरिटी में, बैकग्राउंड में फर्क दिख जाए, बट अल्टीमेटली फोटोग्राफ एक ही है वो। और टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, हाँ, विजुअल डिफरेंसेस इतने विजुअल ज़्यादा नहीं है। डिफरेंसेस इतने नहीं है। तो लेट्स अब स्टिक टू द गेम। हाँ, अब उसमें इसीलिए ये गेम जो है ना, ये गेम एक्चुअली एक रैंडम असाइनमेंट क्रिएट करता है हर एक प्लेयर के लिए। आप जैसे इसके रूल्स के थ्रू जब आप गेम को खेलते हो, तो जस्ट एज एन एग्जांपल, जो बेसिक इसके एलिमेंट हैं वो आरजीबी वाले एलिमेंट रखे हुए हैं। तो हर एक प्लेयर के पास 3 कलर्स के कार्ड आ गए बेसिक में,
ठीक है। इंटरमीडिएट में 5 कलर्स के, उससे ऊपर फिर अलग अलग कलर्स के कार्ड है। हम्म। और हर एक प्लेयर पहले कार्ड को चूज करता है। जो भी आपका पहला कार्ड आपके पास आया है, आपने ग्रीन चूज किया, आपने ब्लू चूज ठीक है, किया, हाँ, आपने, मतलब रेड एंड ग्रीन जैसे हाँ। ये निकला, रेड एंड ग्रीन अब है। इसमें ये कलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड कलर कॉम्बिनेशंस है। हम्म। आपने ये चूज कर लिया, इसके बाद आप बाकी के कार्ड अपने दूसरे किसी खिलाड़ी के साथ एक्सचेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और इन दी एंड आपके पास 3 कार्ड आ गए। अब ये तीनों कार्ड आपको फोटोग्राफी के 3 अलग अलग एलिमेंट बता रहे हैं। वो जो 5 एलिमेंट हमने 5 डिस्कस एलिमेंट किए बता, थे। हाँ, उनमें से 3 जो बेसिक हैं, जो आप कह रहे थे कि ये साइकोलॉजी से और उससे नहीं आ रहे, पर्सनल, वो फोटो और द लाइट और शेप लाइट, शेप और कलर्स। कलर्स, वो आपके इसमें आ जाते हैं। इसमें बेसिकली क्योंकि ये एक वाइडर ऑडियंस के लिए था, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनरे के लिए नहीं था, तो इसमें जॉनरे का भी एक कार्ड है। हम्म। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस सिर्फ करनी अपने गियर के साथ, तो वो जॉनरे के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको अपने उसमें जाओ, तो एज बर्ड फोटोग्राफर आप सिर्फ थीम जो है वो वाइल्ड लाइफ चुन लो, सबके लिए कॉमन, और उसके बाद बाकी 3 एलिमेंट्स के साथ गेम खेल लो। तो बड़ा फ्लेक्सिबल गेम है। तो इसमें मतलब बेसिकली ये है कि जो मतलब क्योंकि मेरे तो सामने गेम डेवलप हुआ है, मैं देख चुका हूँ, रूल्स मुझे ऑलमोस्ट सारे पता भी हैं। इस गेम का जो हम ये कहें कि इस गेम का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कुछ एलिमेंट्स को लेके। आपके हाथ में ग्रीन कलर आ गया तो आपके फोटो में ग्रीन कलर होना ही चाहिए। आपके हाथ में मान लो एक शेप है, आपके हाथ में सर्कल शेप आ गई, आपके फोटोग्राफ में वो सर्कल शेप होनी ही चाहिए। आपका अगर मान के चलो कि लाइट है या कलर का, अब हम बात कर रहे हैं उस लेवल पे कि आप जब काम कर रहे हो तो आपकी जो आप जा रहे हो वैसे मुंह उठा के, आपके पास खुला कैनवस है, आप कुछ भी बनाओ। लेकिन जब आप गेम खेल रहे हो तो आप ना रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, आपको कैनवस पे सिर्फ यही बनाना है। एंड दैट विल अल्टीमेटली इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस, दैट विल इम्प्रूव योर स्किल्स एंड दैट विल इम्प्रूव योर कंपोजिशनल स्टाइल, कि आप सारे एलिमेंट्स को एक ही तरीके से भी कैसे ले सकते हो। ये बेसिकली ये आपके खेत में से खरपतवार उखाड़ देता है। हाँ, जब हम जा रहे हैं कहीं पे भी फोटो खींचने, तो हम हर चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हर चीज से अट्रैक्ट होने का मतलब है कि हम हर चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये आपको जब एक क्रिएटिव कंस्ट्रेंट दे देता है गेम, शेप्स का, कलर्स का, थीम्स का, इसमें कुछ कार्ड्स जो हैं वो आपको इमोशनल वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। तो आपने क्या किया, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए। अब आप किसी दूसरे फोटोग्राफर के साथ भी सेम सिचुएशन में खड़े हो, सेम लेंस, सेम कैमरा सेटिंग्स के साथ भी, क्योंकि आपके क्रिएटिव पैरामीटर्स अलग हो गए हैं, आपकी सेम फोटो सेम नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। बदल जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप फाइनली एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हो, तो आपका ब्रेन जो है ना, वो आधे सेकंड से, माइक्रो सेकंड से भी कम का टाइम लेता है अपनी चीज़ को कंपोज, अपनी फ़ोटो को कंपोज करने में, अपनी स्टोरी को ऐसे विजुलाइज कर लेता है। इसका, इस गेम का जहाँ तक मेरी समझ में आता है सबसे ज़्यादा फायदा, मतलब क्योंकि कार्ड्स तो 109 109 109 कार्ड है, तो रमी खेली जा सकती है ज़्यादा लोगों में, वैसे तो 52 ही होते हैं ना। तो अगर हम बात करें इसकी गेम की, तो इससे जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अगर आपका एक ग्रुप है जहाँ पे आप 3 या 4 लोग हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक साथ जाते हुए भी आप अलग अलग फोटोग्राफ्स लेके आओ। अगर आप सिंगल हो, क्योंकि मैं तो मतलब मेरा बहुत छोटा सा ग्रुप है, जो मुझे समझ में आता है अगर आप अकेले भी जा रहे हो, आप घर से निकल रहे हो, आपके पास ये कार्ड है, आपने 4 कार्ड निकाले या 3 कार्ड निकाले, और वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हो गई कि अब मुझे जो भी काम करना है, आज जैसे एक संडे की सुबह मैं निकला 3 घंटे के लिए फोटोग्राफी करने के लिए, तो उस संडे मैं उन 3 कार्ड्स के हिसाब से ही फोटोग्राफ्स खींचूंगा। उन्हीं के हिसाब से जो है मेरे सारे कलर होंगे, उसी के हिसाब से मेरे फोटोग्राफ्स बनेंगे, सारे कंपोजिशन जो हैं वो उसी हिसाब से आएंगी। आप फोटो चाहे जितने मर्जी खींचो, लेकिन आपके जब सबकॉन्शियस में ये 3 एलिमेंट रहेंगे,
तो कोई आपको अच्छी फोटो दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि आपने खुद को सेंसर किया और वो नहीं तो खींची। लोग है, ऑब्वियस सी खींचो बात है। और उसके बाद दोबारा अपने कंस्ट्रेंट में आ जाओ, तो आपकी प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका जो एक जो बोलते हैं ना कि आपका सबकॉन्शियस पे वो चीजें बैठ जाती हैं। जब आप कैमरे के व्यू फाइंडर से आप चीज देख रहे हो तो वहां जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, एलिमेंट्स पहचानना शुरू कर दोगे। सबसे पहली बात, मुझे फर्क पड़ा भाई, ये गेम मतलब मेरे तो घर की चीज है ना, पैसे नहीं देने मुझे। तो मैंने मैंने किया है, ये काम किया हुआ है। इवन गेम बनने से पहले मुझे पर्चियां देता था ये। लॉकडाउन में जब आया हुआ था, पहले लॉकडाउन में, तो पर्चियां निकालता था कि ये 4 पर्ची ले जा, इसके हिसाब से आज फोटो खींच के लाएगा। तो वो जो चीज है वो मतलब सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में अभी जब मैं फोटोग्राफ एक ले रहा होता हूँ तो रहती है कि शेप्स क्या रहेंगी, कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड मुझे कैसा रखना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आएंगे या जो है आपस में जो है अपोजिट कलर्स आएंगे फ्रेम के अंदर, वो सारी चीज़ें रहती हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है क्या नहीं है, तो लेट्स गो टू द एक्सपर्ट। कलर्स के बारे में बात करते हैं। जो अच्छा। मुझे पता है, हम लोग जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं तो हमारा बेसिक दिमाग में क्या चल रहा होता है कि भाई पीछे जो है कलर्स ऐसे ना हो जो बर्ड की ब्यूटी को हॉग कर जाए, उसके ऊपर ओवर पावर कर जाए। ठीक है। एक ये मतलब ये एक जनरल होता है कि कोई भी जो बर्ड फोटोग्राफर है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, जिस बंदे ने अगर थोड़े दिन काम कर लिया, साल सवा साल निकाल लिया, उसके बाद वो अपने आप अपने फोटोग्राफ्स में वो चीज़ ना नोटिस करना शुरू करते हैं कि हाँ यार ये पीछे देख, ये ब्लैक आ गया, इसने बर्ड को ओवर पावर कर दिया, बर्ड जो है मेरा ढंग से दिख नहीं रहा। या जो है पीछे एकदम से बिल्कुल वाइट वाली कोई दीवार थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, फोटो ले लिया, अब वो वाइट कलर जो है उसके आगे जो मेरा बैठा हुआ है बर्ड या जो एनिमल है उसको जो है डिस्टर्ब कर रहा है। या मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम टाइगर ही लेने गए किसी सफारी पे, टाइगर का खुद का कलर जो है थोड़ा सा अर्दन कलर है, ब्लैक स्ट्राइप्स को अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करो तो, और उसके पीछे एक झाड़ी है सूखी हुई, वो दोनों के कलर इतने सेम हो जाते हैं कि उसके बाद ना वो पॉपअप ही नहीं होता। मतलब वाइल्ड लाइफ में तो सबसे बड़ी चीज यही है ना, जो एमेचर हैं, जो हम जैसे हैं, कि यार हमारा जो सब्जेक्ट है वो पॉप होना चाहिए, वो अलग से ना इम्पैक्ट आना चाहिए कि हाँ यार ये सब्जेक्ट है, ये दिखाया मुझे। तो उन सब चीज़ों को इसमें कलर थ्योरी के हिसाब से हम कैसे बात करेंगे, उसके बारे में क्या हमें दिमाग में रखना है? इसी एग्जांपल में अगर हम बात करें, इसलिए आप देखोगे कि जितने मोस्टली डिस्कवरी चैनल ने, जितने भी ये वाइल्ड लाइफ के जो पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें जब टाइगर को शो करते हैं और टाइगर अगर शिकार करने जा रहा है तो बेसिकली टाइगर तो सूखी झाड़ी ही ढूंढ रहा है। ये उसके लिए उसको की तो एलिमेंट उसको सूखी हाँ, झाड़ी चाहिए, उसको नहीं तो चाहिए कि पीछे हरा नजर आए। कैमोफ्लेज तो वही हाँ, चाहिए उसे। तो वो उस एंगल को इतना नीचे ले जाते हैं कि कोशिश करें कि कुछ पार्ट आसमान का नजर आए। अब वो क्या कर रहे हैं, वो उस रेड को, जो रेड या अर्दन कलर्स जो है, उसको आसमान के ब्लू के साथ उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो वहाँ वो कलर थ्योरी, इसीलिए वो नीचे आके आसमान दिखाता है कि टाइगर जो है वो झाड़ी से निकल रहा है और झाड़ियाँ और टाइगर एक हो गए, लेकिन आसमान उनको सेपरेट कर रहा है। तो वो वहाँ पे वो कलर्स, अब कलर्स जैसे कुछ कलर्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रेड एंड ग्रीन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। अगर हम अपने कल्चर में, हमारे इसमें लोगों के कपड़े देखे गांव देहात में, तो वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के कॉम्बिनेशन है इन जनरल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके साथ कुछ कलर्स होते हैं वो हैं हारमोनियस कलर्स। हारमोनी ये चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी इसको ढूंढ सकता है। ये चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर आप कलर व्हील जाके सर्च करते हो, ये चीज़ एडोबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप जाके उस पर सर्च करते हो तो कलर व्हील आपको मिल जाता है। उस कलर व्हील में, सेम कलर व्हील में अपोजिट स्पेक्ट्रम पे जो कलर है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। उसमें अपोजिट से 60 डिग्री के एंगल पे जो कलर्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि रेड एंड ब्लू, हॉट एंड कोल्ड, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब आपको अगर अपने फोटो में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट पोर्ट्रे करना है तो आप रेड एंड ब्लू या इस तरह इस फैमिली के कलर्स को जब आप पोर्ट्रे करोगे
तो सबकॉन्शियस को वो कॉन्फ्लिक्ट की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। आपने फोटो जैसे मर्जी लिया है, लेकिन सबकॉन्शियस को वो इंफॉर्मेशन चली गई है। आपका बर्ड लाल है या काला है, आपने उसको बैलेंस आउट करने के लिए, अगर लाल है उस बैलेंस आउट करने के लिए आसमान चुन लिया, तो वहाँ फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, एक माइल्ड कॉन्फ्लिक्ट सबकॉन्शियस को क्योंकि convey दोनों होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी कलर है। क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कलर है। इसी में फिर हार्मोनियस कलर्स जो होते हैं वो सेम फैमिली के कलर्स होते हैं। जैसे ग्रीन के अलग अलग शेड्स, या ब्लू के अलग अलग शेड, या येलो के अलग अलग शेड्स, ये हार्मोनियस कलर्स हैं। जैसे नॉर्मली येलो अगर है आपके फोटोग्राफ में और आपके फोटोग्राफ में ऑरेंजिश कलर है, लाइटर ह्यूज ऑफ ऑरेंज, बिल्कुल, अगर वो हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो दोनों एक दूसरे को वो हार्मनी प्रोवाइड हार्मनी प्रोवाइड कर रहे वो हैं। हार्मनी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका व्यूअर जो है ना वो कंफर्टेबल हो जाता है, उसको सूदिंग लगते हैं वो कलर्स। इसीलिए जब हमें खुशहाली दिखानी होती है तो हम येलो और ग्रीन के स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। वो हार्मोनी का कलर ही वो है, तो वो हार्मोनियस कलर हो गए। ये भी सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रीन जो है या येलो जो है वो नॉर्मली फसल का कलर होता है, बिल्कुल आपकी वेजिटेशन का होता है, तो बिल्कुल। वो अंदर से एक सबकॉन्शियसली है कि सब कुछ हरा है तो सब कुछ अच्छा है। मैं इसीलिए मैं मोस्टली फोटोग्राफी को जब अपने वर्कशॉप में मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ फोटोग्राफी इज एन एक्ट ऑफ मेडिटेशन। ये एक अपने आप में एक स्पिरिचुअल मेडिटेटिव हाँ, प्रोसेस है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को अपने कॉन्शियस से जोड़ रहे हो। आप अपने आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही रहना है, आप यहाँ वहाँ नहीं जा सकते। आपने अगर वो फोटो खींचनी है तो आप अपना फ्यूचर पास्ट नहीं सोच सकते, आपको उस मोमेंट में जीना पड़ेगा। सही बताए बात है। 2024 में होता, आप 1950 में जाकर थोड़ा ना फोटो खींच लाओगे। तो आप जब फोटोग्राफी में कॉन्शियस कुछ नहीं है, सब कुछ सबकॉन्शियस है। और अच्छे फोटोग्राफर की पहचान ये है कि उसने हर सबकॉन्शियस पार्ट को जितना भी कवर किया जा सकता है, उसको कॉन्शियसली अपनी फोटो में कवर करनी है। तो कलर्स, जैसे इवन जब हम लोग फोटोग्राफ ले रहे होते हैं तो कलर्स की सैचुरेशन कितना मैटर करती है? कलर्स की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितने स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं, हार्ड कलर्स हैं, वो मोस्टली जुवेनाइल ब्रेन को ज़्यादा अपील करते हैं। जितना हम एज में बढ़ते जाते हैं, हमें अनसैचुरेटेड कलर ज़्यादा अपील करते हैं। इसका ये बायोलॉजिकली हमारे जेनेटिक्स में घुसा हुआ है, ह्यूमन जेनेटिक्स में। जैसे पापा लोग जो हैं वो डल कलर के वो कपड़े डल ज्यादा कलर, पहनते हैं, और जो बच्चों के खिलौने जेंजी हैं। वाले हैं वो ब्राइट, बिल्कुल बिल्कुल वो वही वाला उसका वो बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जब एज अ फोटोग्राफर आप जब अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने फोटो के लिए कलर चूज करते हो, तो आपको ये देखना पड़ता है कि मेरी ऑडियंस किस रेंज की है, मेरे प्रोजेक्ट का नेचर क्या है, मेरी फ़ोटो का नेचर क्या है, मेरी फ़ोटो का पर्पज़ क्या है, और आप उस हिसाब से फिर कलर्स चूज़ कर सकते अच्छा, इसमें जैसे कलर की जब हम बात कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ में क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कलर्स को लेके, आप अगर जंगल में हो तो आपका वही है, मतलब नॉर्मली क्या आपको मिलेगा, आपको ब्राउन के डिफरेंट है। ह्यूज आपको मिलेंगे, ग्रीन के डिफरेंट ह्यूज ठीक है। आपको हो सकता है कि बहुत, अगर आप मतलब किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कि फॉल यानी कि जैसे पतझड़ का जो मौसम आता है उस टाइम पे जो है पत्ते अपना कलर चेंज करते हैं, वो येलो हो जाते हैं या ऑरेंजिश हो जाते हैं, तो वो एक एलिमेंट है, वो आपको मिल सकता है। हमारे मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में रिस्ट्रिक्शंस हैं ये थोड़ी सी कलर्स को लेके। जब आप ठीक है। इन फील्ड कर रहे हो, जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं, हमारे पीछे सरसों के खेत हैं, हमारे सामने सरसों के खेत है, तो यहाँ पे हमें येलो मिल रहा है, बट जनरली ये येलो मिलेगा सिर्फ 2 महीने के लिए, उसके बाद फिर येलो खत्म, उसके बाद तो या तो ग्रीन है या फिर आपके जब सूखे हुए जो फसल है, गेहूं हो धान हो, ठीक तो है। ब्राउनिश ह्यूज में आ जाता है, पूरा ब्राउन आपका चलेगा उसमें। वहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा बहुत सीरियसली, वो ये है कि ये रिस्ट्रिक्शंस इन जनरल फोटोग्राफी में, ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ में नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्री करो, आप प्रेस फोटोग्राफी करो, आप पोर्ट्रेट करो, आप कुछ भी करो, जब तक आप स्टूडियो में नहीं हो, ये रिस्ट्रिक्शंस हर एक फोटोग्राफी में, ये फोटोग्राफी के रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसमें आपकी क्रिएटिविटी यहीं आके पता चलती है, क्योंकि आसमान हमेशा आपके पास है जो नीले का रेफरेंस है, कहीं रिफ्लेक्शन है, पानी है, तो आपके पास वहाँ पे भी कलर का एक आउटलेट है। आपके पास अगर अर्दन कलर्स हैं और आपने वाइल्ड लाइफ चुनी है, तो वो अर्दन कलर्स
बाय नेचर बाय डिफॉल्ट आपके फोटोग्राफी का की एलिमेंट बन गए हैं। अब आप उनको कैसे यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर बेस करता है, क्योंकि वो आपको कॉम्प्लीमेंट, आपको कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। मतलब वहां पे जो मेन रोल आएगा वो आएगा आपकी कंपोजिशन का, बिल्कुल कि आपने कंपोज कैसे किया है अपने पूरे इमेज को, बिल्कुल ताकि वो जो जो म्यूटेड कलर्स जो हैं वो भी एज ए कॉम्प्लीमेंट ही काम करें, वो एज ए डिस्ट्रैक्शन काम ना करें। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक बहुत कॉमन चीज जो शायद फोटोग्राफर्स इग्नोर कर जाते हैं वो है होराइजन की लाइन। अब उस लाइन को आपने कहाँ रखा है और आपका सब्जेक्ट उसके ऊपर या नीचे है, ये आपके कंट्रोल में और हमेशा ही रहेगा। जब तक आपको मतलब बिल्कुल ही एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट ये मिलेगा कंट्रोल में, तो वो अपने आप में आपके लिए ना वो एक इंच का फर्क, वो फोटो में बहुत बड़ा फर्क है। अब उस 1 इंच में अगर यहाँ मेरे सामने जहाँ कैमरा रखा है, यहाँ मेरे सामने एक पंछी हो, अब मेरे हाथ में कैमरा है, मैं अगर ऐसे हो जाता हूँ तो ये पंछी हरे बैकड्रॉप पे आ गया, मैं अगर ऐसे हो जाता हूँ तो ये पंछी नीले पे आ गया, और मैं अगर बीच में हो जाता हूँ तो ये पीले या काला जो भी ये पीछे झाड़ी है डार्क कलर की उन पे आ गया। तो मेरे पास रेस्ट्रिक्शन से बाहर आने के 3 ऑप्शन ऑलरेडी आ गए। मैं अगर इधर मुड़ूं तो मैं एक ह्यूमन एलिमेंट ये बिजली का खंभा भी ले सकता हूँ, अगर मुझे मेरी स्टोरी में ये शो करना है कि यार ह्यूमंस जो है वो इंटरफेरेंस जो है या जो हार्मनी हो, इंटरफेरेंस जैसे भी उसको शो करना है। मैं अगर इधर मुड़ूं तो मेरे पास सन की लाइट जो है, तो मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। इसीलिए ये गेम डेवलप किया गया है कि ऑप्शंस की कमी नहीं है, कमी ये है कि हमने अलग अलग क्रिएटिव कंस्ट्रेंट्स के साथ कितना काम किया है। थॉट प्रोसेस की कमी रह जाती है, ऑप्शंस की कमी नहीं रहती। बिल्कुल पहले भी वीडियोस में मतलब कई बार मैंने बोला कि आपके जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यार बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिला। बैकग्राउंड अच्छा हमेशा होता है। आपका जो नज़रिया है देखने का, जो आप सीन को जो आप देख रहे हो, अब तो हो गए मुझे काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, तो अब मैं नॉर्मली जब फ़ोटो लेना होता है तो मैं फ़ोटो मतलब गया और फ़ोटो ले लिया, ऐसा नहीं होता। पहले होता है कि देखा, बर्ड मिस हो जाए कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि अगले दिन फिर मिल जाएगा, लेकिन जहाँ वो बैठा है, जहाँ वो है सब्जेक्ट मेरा, उसके राइट, लेफ्ट और बिहाइंड, ये 3 चीज़ें ज़रूर देखता हूँ मैं, और उसके बाद फिर डिसाइड करता हूँ कि मुझे राइट से फ़ोटो लेनी है, लेफ्ट से फ़ोटो लेनी है, सेंटर से फ़ोटो लेनी है, मुझे हाइट पे से लेनी है, नीचे उतर के लेनी है। और हमने पहले भी एक अपने वाइल्ड टॉक्स में डिस्कस किया था कि आपका जो एंगल है वाइल्ड लाइफ के साथ, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करता है कि आप उस सब्जेक्ट को क्या दिखाना चाहते हो। अगर आपका जो लेवल है वो नीचे है आपके सब्जेक्ट से, वो डोमिनेट दिखेगा क्योंकि वो ऊपर से आपको इम्पोज कर रहा है। अगर आप उससे ज़्यादा हाइट पे हो, वो नीचे की तरफ है, तो वो आपको सबड्यूड दिखेगा, वो दबा हुआ दिखेगा क्योंकि आप उसको ऊपर हो, आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो। तो वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ दिमाग में रहें, चलें, और उसके बाद ही शटर का बटन दबाएं। वरना ठीक है, फोटो तो यार कैमरा किसी के हाथ में, आप निकॉन Z9 जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो दे दो, किसी के हाथ में सोनी A1 दे दो, जाएगा फोटो तो खींच लाएगा, सब कुछ तो ऑटो पे है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बट कॉन्शियसली जब आप सारे डिसीजन लेते हो कि मेरा, जैसा कि भाई ने बताया, मेरे 5 एलिमेंट हैं, पांचों में से मैं कितने एलिमेंट, अगर EVF में या OVF जो आपका व्यू फाइंडर है उसी के अंदर आंख लगाए लगाए बटन दबाने से पहले वो सारे एलिमेंट अगर मैं चेक कर लेता हूँ, तब आप फोटोग्राफ ले रहे हो। अगर आपने वो नहीं किया तो आप एक स्नैपशॉट ले रहे हो, मेरे हिसाब से। गलत तो नहीं शायद मैं, गलत हो तो नीचे कमेंट में लिख के बता देना कि भाई यहाँ गलत थे तुम, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और, क्योंकि मेरे ख्याल में अब 50 मिनट के आसपास का तो वीडियो हो ही गया होगा ये। वही जो बेसिक चीज़ में अगर इसको सारे को समराइज करना पड़े तो यही चीज़ है। अगर आप फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, इसमें कोई लेवल का फ़र्क नहीं है। आप अपने ब्रेन में 5 एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना के रखो, उन पांचों को टिक करके आपने फ़ोटो खींची है, और उस पांचों में से अगर आपको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो आप क्लियर हो कि ये एलिमेंट क्यों नहीं मिल रहा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सको।
और इसकी प्रैक्टिस करने का बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने आप को सीधा तालाब में मत डालो, आप बर्ड की फोटो मत खींचो, सिर्फ एक लैंडस्केप की फोटो जो मूव नहीं कर रहा, उसमें पांचों एलिमेंट्स ढूंढ लो। जब आपने उसमें पांचों एलिमेंट ढूंढ लिए तो बर्ड तो उसमें ऑटोमेटिकली जब आप ऐड उसमें करना है, डालोगे बस ऐड करना है तो उसको। आपको वो इजी रहेगा, क्योंकि अब आपने नेट प्रैक्टिस कर ली। वो है ना कि यार आपने इतनी नेट प्रैक्टिस कर ली है राहुल द्रविड़ की तरह कि आप शोएब अख्तर के पसीने छुड़वा दोगे। वो 100-150 की स्पीड पे बॉल मारेगा और आप उसको ऐसे गिरा दोगे। और फिर शोएब अख्तर ना पीछे जाएगा चढ़ता हुआ। बिल्कुल। तो एक तो ये बेसिक पार्ट सबसे ज़रूरी जो फोटोग्राफी का है। दूसरा पार्ट है स्टोरी टेलिंग, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है किसी भी फोटोग्राफर के लिए, अपना लेवल ऊपर करना। वो स्टोरी एक फोटो में भी आ सकती है, वो स्टोरी 20 फोटो में भी आ सकती है। एक फोटो में वो स्टोरी तब आएगी जब 3 बेसिक एलिमेंट प्लस इमोशनल एंड सिंबॉलिक वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, तो वो एक फोटो अपने आप में स्टोरी कहेगी। और अगर ऐसे है तो सभी फोटोज में वो एलिमेंट्स जो है वो कंसिस्टेंटली नजर आए। ये मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने फोटोग्राफी में प्रैक्टिस करने इम्पोर्टेंस, की कोशिश करता हूँ। नहीं इम्पोर्टेंस तो देखो, 5 एलिमेंट हैं, पांचों के पांचों की पूरी इम्पोर्टेंस है। और क्योंकि भाई ने तो प्रोफेशनली पढ़ी है, अब रिसर्च भी करी है, पीएचडी भी हो गई है, तो डॉक्टर प्रशांत राणा, तो ये ये अलग वाले डॉक्टर है ये। तो ये था हमारा आज का कन्वर्सेशन, फोटोग्राफी से रिलेटेड था। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आप इसे कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर है। एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस, क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, काफ़ी सारे हैं इस पूरी कन्वर्सेशन में। लंबा है, डाउनलोड कर लेना, आराम आराम से देखते रहना, कोई इशू नहीं है। एक्सपोज्ड अगर आपको चाहिए तो भाई की वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, वहाँ से आप खरीद सकते हैं इसको आराम से। इस कन्वर्सेशन में, इस पूरे एपिसोड में जो आपको अच्छा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट्स में। जो आपको कमी लगी, क्या चीज़ ऐड की जा सकती थी, क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में घुस सकते थे, ज़्यादा डीपली हम उसके बारे में बात कर सकते थे, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। आई विल मेक श्योर दैट अगर मुझे उसमें से 2 4 5 सवाल ऐसे मिल गए जिसमें से कि आप लोगों ने कुछ ऐसा पूछा जो आपको पता होना चाहिए, या जो जिसके ऊपर हमें एक और वीडियो बनाना चाहिए, तो अभी तो भाई यही है, बनाएंगे। और हो सकता है कि हम पैनल पे 2 3 लोग और बिठा लें, थोड़ा सा और बड़ा पैनल करके आराम से उस पर ज़्यादा ब्रीफ में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हो जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।